तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे ना हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है ना जो, तो हम फार्मूला जानते हैं पाई इक्वल टू होता है CRT, और ये जो वांट फैक्टर होता है ना हर फार्मूले के पहले हम लगाते हैं। तो देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर CRT, CR और FT है। एक मिनट रुको, अच्छे से लिखता हूँ, नहीं तो फिर CRT। तो यहाँ पे देखो जो C है कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर I की वैल्यू पुट करूँ, I की, तो I कितना हमको क्वेश्चन में दे रखा है, यह देख लो 2.47, 2.47। अब C को मैं लिख सकता हूँ क्या, मोल। मोल मतलब कि क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मास यानी कि वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे देखो हमको वेट निकालना है अपॉन ए मॉलिक्यूलर वेट इसका CaCl2, CaCl2 का तुम यहाँ पे CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट तुम निकाल सकते हो। मैंने पहले से मैंने निकाल के रखा, कितना होता है 111, इतना होता है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 111। आर की वैल्यू कितना आपको पता है मैं रखने के लिए 0.082। टी रखोगे तुम कितना 300। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमको दे रखे हैं कितना 0.75 ATM, 0.75। अब भाई तुम सॉल्व करो, यहाँ से तुमको डब्लू मतलब कि वेट, वेट को आप सॉल्व करो। इतना तो आपको मैथमेटिक्स आती होंगी सॉल्व करना, मैं करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय जाएगा। तो डब्लू यहाँ से आपको कितना आने वाला है 4.11 ग्राम, 4.11 ग्राम। प्लीज़ इतना आप करिए। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यह भी क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन तुम करना इसको। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन अ सेंट्रल ऑक्सीजन एटम्स इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तुम बना लोगे कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आओ यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 का हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखो जो ओजोन का स्ट्रक्चर बनेगा, एक O, दो O, तीन O होते हैं। उसमें से जो यह वाला होता है यह डबल बॉन्ड बनाता है इससे, तो डबल बॉन्ड बना रही है मतलब 4, और यहाँ पे 2 लोन पेयर ताकि इसकी बैलेंसी पूरी हो जाए। यह सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो कितना यहाँ पे चाहिए 2, 2 4, 2 6, 3 लोन पेयर यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो ना पूरा। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालने किस वाले बताना है, सेंटर वाले, मतलब इस पे, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी मतलब इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 माइनस ये एक यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू फिर इसका जो पहला था उसका 6/2 करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा भाई +1। इजीली बहुत आराम से निकाल सकते हो कितना फॉर्मल चार्ज आता है। बस तुमको यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा +1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, ठीक। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फॉर्मल चार्ज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करना कि बन जाए क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है PCl5 की, कितना ईजी है ना। अब बताओ फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 2 2 4 और 1 5। और सारे इसके क्या हुए हैं पाँचों से क्या हुआ है, पाँचों की वैलेंसी पूरी है Cl से। तो 5 पे क्या होता है, लोन पेयर है नहीं, तो 5 पे क्या होता है sp3d, sp3d, ठीक। तो sp3d यह दिख रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट की बात करें ना, सॉलिड में, हाँ यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि PCl5 जो होता है ना, ये अगर सॉलिड में अगर हमसे कभी पूछे ना तो टूटता है। देखो यहाँ पे तुम अगर देखते सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ते, बस हाइब्रिडाइजेशन देखते तो हमारे थे ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यह 2 नहीं सही है। नहीं सही होने का रीज़न कि यह जो सॉलिड अगर सॉलिड बनाता है ना ये PCl5, तो ऐसे टूटता है। PCl5 जो होता है वह टूटता है किसमें, PCl4 पॉजिटिव बनाता है, और क्या करता है PCl6 निगेटिव बनाता है, ऐसे टूटता है, ठीक है ना। तो इसका तुम अगर निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, इसका निकालोगे तो यह देखो 4 बना रहा है ना, कितना 4, 4 इसके पास क्या है सिग्मा, जिससे मतलब P1 2 3 4 Cl जुड़े हैं। तो 4 पे क्या होता है sp3, तो एक तो बना रहा है sp3, और ये दूसरा वाला जो है PCl6 यहाँ पे जो बनाया है, यह बना रहा है क्या तुम्हारा 6
6 बना रहा है तो sp3d2, ये बना रहा है sp3d2, तो इसके दो आएंगे sp3 और sp3d2। ठीक ना भाई। तो चलो देखते हैं कहाँ पे दिया है sp3 और sp3d2। ऑप्शन नंबर 4 इसका आएगा करेक्ट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। कर लेना इसको आराम से। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे। कंसीडर करिए फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो दिए हमको, यहाँ पे देखो x, यहाँ पे लिखा है y, ये z, ये a और b, तो यहाँ और यहाँ पे c। तो हमको a b c d x y z a b c जो है हमारे, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमको y एंड z का रेशियो बताना है। कर लोगे क्या तुम y और z का रेशियो? अब देखो यहाँ पे y z का रेशियो कैसे होना चाहिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले यह y br2, यहाँ पे br2 और यहाँ पे br निगेटिव, तो यह कितना होगा 2br निगेटिव होगा, 2br निगेटिव। अगर मैं इसको कर दूँ तो यह 1br हो जाएगा, 1br टूटेगा 2br निगेटिव में, मतलब कि y हमारा 1 अगर बोलता हूँ, ठीक है, और कहीं br दिख नहीं रहा है। और क्या है, z है ना, z अगर 1h और 1h और यहाँ पे कितना, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कितना हमको 1h, तो यहाँ पे 2h पॉजिटिव आएगा, तो 1/2 मेरे हिसाब से तो भाई पहला ही सही लग रहा है मुझे। 13 का 3 आ रहा है यार, 13 का 3 दे रहे हैं 4/5। अब मुझे, मैंने अपने सोल्व करके देख लिया, मुझे देख के करना पड़ेगा। देखो कैसे इन्होंने किया है, सबको बैलेंस करना था ना। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन तो मैंने देखा ही नहीं यार, ऑक्सीजन तो यहाँ पे O के साथ है। चलो मैं सीधे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो रिएक्शन में अगर तुम कर लेना रिएक्शन को बैलेंस, यहाँ पे जो H2O पहले वाले के यहाँ x की वैल्यू 1 दिए हैं, ये आएगा आपका 4br, 4 मतलब y वाला 4 आएगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा H है ना H2O, यह 5 आएगा, Z फिर यहाँ पे 2 आएगा। बैलेंस कर लेना, इजी हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 10, ठीक ना। तो हमें किसका बताना था, y का और इसका, y का और z का, y का और z का, तो इसका आ जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर 3 इसी, या 4 हो गया या 5 हो गया, समझ गए होगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो बहुत स्लो हो रही है ना, तो थोड़ा सा मैं फास्ट करवाता हूँ इसको यार। 14 द पेयर ऑफ स्पीसीज विच कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ कैसे। आप जानते होंगे कि कोई चीज़ होती है ना, उसकी एक होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट HOS, एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो खुद क्या करेगा, रिड्यूस। खुद क्या हो सकता है, रिड्यूस, ऊपर जा नहीं सकता। खुद रिड्यूस अगर होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन, जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यह क्या करेगा, बस ऊपर ही जा सकता है। तो खुद तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वाले को करेगा, तो यह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है, मतलब कोई ऐसा है एटम जो अपने मिडिल किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हमें इनमें से वही खोजना है, इनमें से ऐसा कौन है जो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, मतलब कि अपने मिडिल वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 14 का जो सही जवाब आने वाला देखो, वह आएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, तो इसका आप जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है, यह कॉन्सेप्ट इसको लगा के तुम करना, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 आने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। पहला स्टेटमेंट दिए SiO2 रेजिस्ट करता है, SiO2 रेजिस्ट द अटैक बाय द हैलोजन डाइहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड एंड मेटल इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 SiO2 रिएक्ट करता है NaOH से, तो बनाता है क्या, Na2SiO3। लगाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला को एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि SiO2 रजिस्ट करता है अटैक बाय द हेलोजन को और डाइहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड एंड मेट इवन। चलो ठीक है, 15 का आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। यह रहा तुम्हारा असर्शन और रीजन है क्वेश्चन कि जेल्डाल मेथड्स इज नॉट अप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड नाइट्रो एंड एजो ग्रुप। बढ़िया क्वेश्चन है। ये NCERT की जब पढ़ोगे ना प्यूरिफिकेशन वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वहाँ पे लिखा हुआ है लाइन,
नाइट्रोजन of nitro and azo compounds does not change to amount sulfate under the provided conditions। तो 16 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है पहला, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको ये, ठीक। अब देखो हमको क्या बताना है कि करेक्ट आईपीएससी नेम आप क्या लिखा है भाई, थैलाल्डिहाइड। चलो पहले इसको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए ना, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है ना, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, आराम से बनाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं मुझे, तुम्हें हो तो स्पीड बढ़ा लेना। ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है क्या CHO, यहाँ पे भी होता है CHO। तो हम पहले नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर किसको दे रहा हूँ अगर मैं इसको, तो दूसरा इसको हमें देना पड़ेगा, कंपलसरी है। थर्ड नंबर 4, 5 और ये हो गया 6। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। तो इसका नेम होगा क्या तुम्हारा, बेंजीन की रिंग लगी हुई है जो कि सब्स्टिट्यूएंट हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूएंट। 1,2 पे लगा हुआ है हमारा क्या, क्या लगा है, डाई कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो देखो कौन से ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि यह वाला स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ये, और है एनसीईआरटी का ही, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। पहला पढ़ो एसर्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, दोनों सही भी लग रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 18 का पूरा कन्फर्म हो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या बोल रहे हैं हमसे कि फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डेल्टा H इज पॉजिटिव एंड डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक, निगेटिव एक्सोथर्मिक। चलो 19 का लगाओ एक बार भाई, 19 का पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अगर हमको यह बतानी है डेल्टा H सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आता है प्लस का साइन, तो यह तो गलत है, पहला सही लग रहा है। मतलब क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। देखो 19 का फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी क्या, यूनिमोलिकुलर डबल, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन। तो यह जो होती है हमारी, जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे एक होता है ना कि कौन प्राइमरी डिग्री सेकेंडरी डिग्री के लिए यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शंस होती हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे हमको ना कभी भी SN1 करवाना होगा हमको, तो मोस्ट स्टेबल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पे बनेगा ना, वहाँ पे SN1 फेवर करती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर मैं कार्बोकैटायन को यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा कार्बोकैटायन, यहाँ बनाता हूँ तो 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ पे 9 अल्फा H हमको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा स्टेबल ये होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा करेक्ट। सब मेन की SN1 रिएक्शन जो होती है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ बनता है उसको फेवर करती है। बात करते हैं 21। पहला स्टेटमेंट, हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एरीन जो होती है वो कम रिएक्टिव होती है देन हेलो एल्केन, यही मुझे गलत लग रहा है भाई। नहीं, हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इन हेलो एरीन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स
एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन, जो कि डिक्रीज करता है द रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये गलत है। 21 का 3 आएगा ना, 21 का 3 आएगा, मतलब पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। एक चीज़ पढ़ता हूँ सुनना कि हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड देन द लोंगर बॉन्ड। ठीक है ना, तो आई होप कि समझ गए होंगे जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मोस्ट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, यह दे दी हमको ऑफ ml इतना H2SO4 सोल्यूशन। ईजी है, कैसे करोगे इसको, मोल बताना है ना हमको, मोल ऑफ H2SO4। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी दी हमको कितना है, जल्दी बताओ, 0.5। वॉल्यूम दिए कितना, 500 ml। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 25 0.25 मोल। तो आ जाएगा ना पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पता होना चाहिए कि मोल इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बात करते हैं 23, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। कैसे बताते हैं इक्विवेलेंट वेट, अगर हमें एसिडिटी का बताना होता है तो यहाँ पे जो OH कितना दे रहा है, 2 दे रहा है ना, 2 दे रहा है ना। सिंपल फार्मूला होता है भाई, मोलिकुलर वेट अपॉन में एसिडिटी। क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एसिडिटी। और एसिडिटी यहाँ पे कितनी, जितना OH दे रहा है, कितना OH दे रहा है, 2 ना, तो एसिडिटी 2 होगी। मॉलिक्यूलर वेट देख लो पहले, MgOH का कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 58 ना। किस पता, MgOH का होल ट्वाइस का बताना है ना। तो देखो Mg जो होता है आपका, उसका होता है मैग्नीशियम ना 24 प्लस OH एक O का 16 और एक H, दो दूनी 16 16 18 18 36 36 ऐड करना है यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 4 सही बोल रहा ना भाई, अरे 34 आएगा यहाँ पे, 34 तो 4 4 8 3 5 58 58 आता है। अपॉन में एसिडिटी कितना, 2, तो काटना है यहाँ पे 29 आएगा, 29 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या होता है भाई, जो दोनों तरफ से क्या कर सके, लोन पेयर को डोनेट कर सकते, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर उसमें क्या पाए जा रहे हों, एक से ज़्यादा अगर लिगेंड्स पाए जा रहे हो तो उसको हम हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का, कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटर इज बाउंडेड मोर देन 1 काइंड्स ऑफ द डोनर ग्रुप, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर उसमें क्या पाया जा रहा हूँ, लिगेंड्स पाए जा रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, NH3 है और Cl दोनों से यहाँ पे दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 आएगा। हेट्रोलेप्टिक उसी को बोलते हैं। इस रिएक्शन को करवाओ, ये रिएक्शन करवाओ, यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर में, बढ़िया प्रश्न है, सीधे इतना फेमस एग्जाम्पल है। सीधे जब हम कभी Br2 वाटर लेते हैं ना, जब कभी Br2 वाटर लेते हैं और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन से, तो हमें क्या मिलती है ना, तो हमें क्या मिलती है, ऐसा एक प्रोडक्ट मिलता है, सीधे याद करना। यहाँ पे जैसे का जैसे NH2 रहता है और इसकी पैरा पोजीशन और इसकी आर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, Br लग जाता है, ठीक है ना। मेटा पे कोई छेड़खानी नहीं होती है। नाम इसका होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, कहाँ पे दिखा, ऑप्शन नंबर 4, यह आ गया ना। आओ आगे 26 की बात करते हैं। IUPAC नेम बताना है हमको, वैलेरल्डिहाइड्स। तो सबसे पहले भाई ये नाम का हमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको देखते हैं 26। तो यहाँ पे आओ साइड में, देखो ऐसा बनता है इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है ना। इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम, इसको हम बोलते हैं पेंटेनल 5 सिंपल सी है भाई, 5 कार्बन है, CH2 ग्रुप लगा, इसका नाम हो गया पेंटेनल। लेकिन इसका जो नाम होता है ना, इसका जो
जनरल नाम होता है वह क्या होता है, वेरडिहाइड, मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ, सॉरी यह होता है। तो देख लो, जब वो दिख ही गया हमको तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पेंटेनल, पेंटेनल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, नया नया चीज़ मिलेगा लेकिन एनसीईआरटी में है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं 27 की, एडिशन ऑफ HCN इन एसिटल्डिहाइड्स गिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। हम एसिटल्डिहाइड के अंदर HCN को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। पहले प्रोडक्ट क्या मिलेगा जानेंगे तब तो बताएंगे। दूसरा पढ़ लो कि एसीटोन गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट ऑन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि NAR अगर हम करवा रहे हैं ऑफ HCN की। चलो पहले यहाँ पे देखते हैं 27 का। 27 का क्या होता है भाई, बढ़िया से पहले क्या बोला है इन्होंने 27 में, क्वेश्चन पढ़ लिया था ना तुमने। अब यहाँ पे समझिए 27 इन्होंने बोला कि CH3CHO, CH3CHO मतलब कि एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या ऐड कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड में, HCN। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, यहाँ से वो होगा हमारा CH3C, C यहाँ पे फिर CN नीचे जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है ना, आई होप कि समझ रहे होगे भाई कैसे है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव में टूटेगा, CN निगेटिव में टूटेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन यहाँ से जो OH, यहाँ पे OH ऊपर लगेगा, यहाँ पे एक प्लस वाला आएगा जो जिस प्लस से CN जुड़ जाएगा हमारा। तो यह जो आ रही है कार्बन के किसी एक मॉलिक्यूल पे, कार्बन के किसी एक एटम, मतलब कार्बन पे चारों जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, एक नंबर यह चारों डिफरेंस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली, जल्दी बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि यह कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला स्टेटमेंट यही बोले थे ना कि अगर हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव। पहला तो करेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पहला तो मुझे करेक्ट दिख रहा है। दूसरा बोला इन्होंने, अब दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या नाम है, कीटोन है तुम्हारा। इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें वही HCN से, तो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CN। अब देखो यहाँ पे दो सेम आ गए ना, CH3 और ये CH3, ये दोनों सेम आ गए। तो यह कैसा, ऑप्टिकली, पहला बात है कायरल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव। तो मुझे लग रहा है इन्होंने भी वही बोला था ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भाई सही हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा। बात करते हैं 28 की, ऑन डाइमराइजेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 कितना दे दिया हमको, इतना 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NO2 विल बी। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, ऑप्शन भी देख लो, खुद लगाना है तो एक बार लगा लो, नहीं तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ ना, जगह है कि नहीं, यहीं पे नीचे, यहाँ पे देखो रिएक्शन, यहाँ पे देखिए 2NO2 कन्वर्ट होगी तो बनेगा क्या, यहाँ पे N2O4 ये बनने वाला हमारा है। तो हम, आप जानते हो कि यह क्या है, आपका रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट है। तो समय बीतने के साथ रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए जब हम कभी इसकी रेट लिखते हैं ना, तो सबसे पहले जो इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यह क्या आता है, अपोन में आता है। और जो यहाँ पे आगे हम लगाते हैं माइनस, क्यों लगा रहे हैं माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है। और फिर हम लिखते हैं NO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपोन में यहाँ पे DT, बराबर करूँगा मैं किसके, प्लस लिखूँगा क्योंकि यह बढ़ रहा है। ठीक, और इसके आगे एक ही है तो कुछ वहाँ पे आगे लिखेंगे नहीं, तो N2O4 लिखेंगे अपॉन में DT, ऐसे हम रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से तुम देखो एक बार कि हमें इसकी बतानी है ना, ऊपर यहाँ पे लिखा है किसकी बतानी थी, NO2 का बताना है।
हमको इसकी रेट बतानी है, लेकिन इसका रेट हमको दिए हैं, ठीक, इसका रेट हमको दिए हैं। तो यह जो यहाँ पे नीचे 2 है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू इसकी रेट, यह इसकी रेट क्वेश्चन में हमको दिए हैं कितना, यह 0.1, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन ढूंढो, 0.2, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका इज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ बोरेक्स बीड टेस्ट, कंपाउंड बोरेक्स बीड टेस्ट में ऑफ Cu2 पॉजिटिव इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 29, तो कॉपर 2 जो होता है गिव करता है CuBO2 का होल ट्वाइस ड्यूरिंग, सीधे याद करना कि कॉपर 2 जो होता है, कॉपर 2 यह सीधे देता है तुमको यह Cu2BO2 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ड्यूरिंग बोरेक्स बीड टेस्ट, सीधे याद करना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई इसको सीधे याद कर लीजिएगा आप, ऐसे क्वेश्चन को हमें याद ही करना होता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की 30 वाले की। ग्रुप रिएजेंट फॉर Ba2 पॉजिटिव कैटायन, ग्रुप रिएजेंट। चलो, तो 30 का जो सही जवाब आने वाला है, Ba2 पॉजिटिव बिलोंग टू ग्रुप भी कैटायन, ग्रुप रिएजेंट NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस NH4OH, NH4 भाई पहले दूसरा सही है। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्ट एनालिसिस का लग रहा है, जो कि मुझे मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं है, प्लीज़ इसको देखना आप। 31 की बात करें हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। 31 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है ना। दूसरा बोल रहे हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द लेदरजीनेस एंड ओबिसिटी। फिर बोल रहे हैं हमसे सी, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोजेस्टेरोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टाइल एग। तो 31 का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा ABCD, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं भाई, मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन था, जितने थे सारे करेक्ट थे। अब बतानी ही 32 में हमको, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में ए क्या बनने वाला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी पहले क्या बनेगा, फिर जो भी बनेगा उसके लिए हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो, तो यहाँ पे जो ए बनने वाला है, ए को मैं बनाता हूँ यहाँ पे, आराम से देखना, ए को मैं यहाँ बनाता हूँ। ए, तो यहाँ पे जो ए बनेगा ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगेगा OH, फिर जब इसकी रिएक्शन PCC से करवाओगे तो बी बन जाएगा हमारा क्या, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर यहाँ पे CHO है, सिंगल ही बॉन्ड है CHO। अब इसके बारे में हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, बी के लिए। तो देखो, इसका तो सबसे पहले आ जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोल रहे हैं कि इट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही कभी नहीं करेगी, ये बोल रहे हैं कि देगी, तो इसलिए 32 का गलत हो गया हमारा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तभी होगा। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन हमको नहीं दिख रहा। क्लियर। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। द कंपाउंड विच अंडरगोज द नाइट्रेशन मोस्ट इजली, इसमें से कौन नाइट्रेशन सबसे जल्दी कर लेगा ना, 35 का, सॉरी 33 का। तो मोस्ट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप फास्टर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 33 का करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ये सबसे बेहतर करने वाली है, ठीक। 34 क्वेश्चन देखिए एक बार। 34 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे ऑप्शन को भाई प्लीज़ पढ़िए, सारे ऑप्शन को पढ़िए, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। और यार अभी नए नए अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक करके बता दीजिएगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे ये वीडियो थोड़ी सी रिस्की है, तो इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम पे अलग से एक चैनल बनाकर वहाँ अपलोड करता हूँ, तो डायरेक्ट मैसेज कर देना ताकि मैं जान जाऊँगा। 34 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं, मिला लेना आप एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ के। तो आज का यार आपका
आखिरी प्रश्न स्टेटमेंट बी वाला आपको मैं ग्रुप पे करवाता हूँ। तो 35 का लास्ट क्वेश्चन, इस रिएक्शन को देखो, बताओ कौन सी रिएक्शन है। ठीक है ना, फिनोल की रिएक्शन हमने करवाई NaOH से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Na जुड़ गया, फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cu से। ठीक है, तो हमारे सामने ये जल्दी बताओ 35 कौन सी रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर कोल्बेज रिएक्शन थर्ड ना भाई। तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा, और साथ ही साथ जाते जाते अगला टेस्ट आपका जो आने वाला है उसको कमेंट करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कौन सी करवाना चाहिए। 3 टेस्ट हमने करवा दिया, और आप ऐसे ही करते जाइए। टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं चैनल को। कुछ अगर मान लो आगे आने वाले समय में दिक्कत होती है, तुम्हारे पास वीडियो रहेगी, तुम्हारे टेस्ट पे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। धन्यवाद।